नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सलों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अगर अपने समय की समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं तो सरकार उनसे संवाद नहीं करना चाहती, जानना नहीं चाहती कि लोग दरअसल क्या कह रहे हैं। वो एक फ्रेज दे देती है। नक्सली शब्द गाली की तरीके से परसीव कैसे होने लगा है? जो लोग कहा जाए कि व्यवस्था परिवर्तन कुछ इस तरह से चाहते रहे हैं कि जो हथियार उठा ले रहे हैं, तो वही लोग नक्सली कहलाते हैं। शुरुआत कैसे होती है? क्या छत्तीसगढ़ में जंगल बचाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, उनका भी यही मकसद रहा? संवाद करिए और उनके जो अधिकार है उनको दीजिए। जो वन अधिनियम है उसको लागू करिए, क्योंकि उस पर देखिए आदिवासी आश्रित हैं और आप उनको इस तरह से वंचित करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, क्या अब कोई भी लड़ सकता है बिना नक्सली लेबल लगवाए हुए? नमस्कार दोस्तों, ये दौर नई नई गालियों का दौर है। किसी का धार्मिक पहचान जो है वो गालियां बन गई, तो किसी की विचारधारा जो है वो गाली बन गई। नक्सली एक शब्द है जो गाली के तरीके से लगभग प्रयोग होता है, और लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए दिमागी नक्सली शब्द का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि उस गाली को लेजिटिमेसी वो दे रहे हैं कि हाँ, ये गाली तो है। नक्सली ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में भी आता है कि शायद कोई गुंडा तत्व है, शायद आतंकवादियों जैसा कोई गिरोह है जो इस देश के खिलाफ काम कर रहा है। मैं जो स्कूल में था और नक्सलवाद के बारे में पढ़ता था तो इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट डेफिनेशन नहीं था। उसकी जड़ें थी, कुछ मांगें थी, कुछ अधिकार के लिए वो लोग लड़ते होते थे। लेकिन क्या ये कह देना कि वो तो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बड़े देशभक्त लोग थे, ये भी साधारण सा इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके अलावा कुछ और बातें चलती है, जैसे जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो नक्सली होते हैं। इस कारण से आप लेफ्टिस्ट को खारिज कर देते हैं, और लेफ्टिस्ट को खारिज करने का जो उद्देश्य है वो पूरा कर लेती हैं राजनीतिक पार्टियां। तो बहुत सारे सवाल नक्सलियों को लेकर उठते रहे हैं, और अब वो सवाल जो है गालियों की शक्ल में आने लगे हैं। नक्सली होना बुरा होना है, नक्सली होना गलत होना है, तो फिर ये नक्सलवाद का जो आंदोलन था वो हमेशा से क्यों चलता रहा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जो लोग आरोप लगाएं वो लोग ये भी बताएं कि तमाम सरकारें नक्सलवाद को तो खत्म करना चाहती ही थी, और फिर गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाला देश आर्म्ड स्ट्रगल को जायज़ भी कैसे ठहरा सकता है? मतलब ये ठीक हैं, खराब हैं, ये गाली है या नहीं होना चाहिए इसे गाली? बहुत सारे सवाल हैं नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर, और माओवाद से बड़ा जुड़ता है ये। किरण रिजिजू का एक ट्वीट आया नरेंद्र मोदी को उस भाषण के बाद, तो हमने सोचा कि बड़े गहराई में जानना पड़ेगा ये नक्सलवाद दरअसल है क्या, क्यों पैदा हुआ, कैसे पनपा, कैसे फला फूला, आदिवासी क्षेत्रों में ही ज़्यादा ये क्यों दिखता है? चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है वहाँ पर आपको दिखेगा। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, ये फ्रेज़ भी आपने सुना होगा। इस फ्रेज़ का क्या है नक्सल आंदोलन से लेना देना, इस सब के बारे में गहराई से बात करनी थी, तो हमने कहा द थर्ड आई में इस बार का विषय यही रखते हैं, और द थर्ड आई में चर्चा इसी पर करेंगे कि नक्सली शब्द जो है वो लेफ्टिस्ट कैसे हुआ, नक्सली शब्द जो है वो गाली कैसे बन गया, लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सली जैसा शब्द दिया क्यों जा रहा है। बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। और सबसे पहले तो सवाल ये कर लेते हैं सर, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सलों से हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो क्या आपसे भी लोगों को सावधान रहना चाहिए? आप किस खेमे में अपने आप को पाते हैं, जिनको सावधान होना है वो, या जिनसे सावधान रहना है वो? मैं नक्सली तो नहीं हूँ, पर मैं दिमाग का इस्तेमाल ना करता हूं या ना करूं ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये नया फ्रेज है। अभी खासतौर पर जंतर मंतर पर छात्रों का जिस तरह से उभार हुआ और पूरे देश में उसका असर हुआ, पहली बार एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके तुरंत बाद पहली बार मोदी सरकार में जाहिर सी बात है, लाल किले से एक शब्द प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सलियों से हमें सावधान रहना है। अब वो नक्सलवाद का तो सफाया कर चुके हैं, जैसा वो कहते हैं कि हथियार वाले नक्सलवाद का या नक्सलियों का हमने सफाया कर दिया है, लेकिन दिमागी नक्सल, अभी बड़ा अजीब बात है कि क्या बिना दिमाग का भी कोई नक्सल बना होगा? या प्रॉब्लम नक्सल से नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग से है, प्रॉब्लम सवाल करने से है। क्योंकि लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अगर अपने समय की समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं
तो सरकार उनसे संवाद नहीं करना चाहती, जानना नहीं चाहती कि लोग दरअसल क्या कह रहे हैं। वो एक फ्रेज दे देती है, जैसे किसान आए तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, मुस्लिम इस देश में अगर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें तो उन्हें पाकिस्तानी, आतंकवादी बहुत आसानी से कह ही दिया जाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खांचे में फिट नहीं होते हैं, लेकिन सवाल करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सत्ता के गलियारों में भी माओवादी पहुंच गए थे। तो एक अजीब सी बात है, वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पहली बार नहीं कहा। 2017 के आसपास मोदी जी ने एक अर्बन नक्सल शब्द बहुत चलाया था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे लोग इस देश में सड़क पर आ गए थे, और उसमें गिरीश कर्नाड जैसे बड़े इस देश के फिल्मकार, नाटककार थे, और वो तख्ती लगाकर मैं अर्बन नक्सल हूं, उन्होंने बेंगलोर में प्रदर्शन किया था या प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मी टू अर्बन नक्सल, ये एक ट्रेंड चल गया था ट्विटर पर, जैसे अभी दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई है। तो कुल मिला के यहाँ मुद्दा यह है कि एक नाकाम सरकार लगातार जो अपने हर मोर्चे पे नाकाम है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा रहा हो, चाहे विदेश नीति का प्रश्न रहा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न रहा हो, रोजगार का प्रश्न रहा हो, हर मोर्चे पे नाकाम एक सरकार। जहां 3 साल से एक राज्य मणिपुर लगातार मतलब जल रहा है, इसके बावजूद कोई जुम्बिश नहीं है। और ऐसे में सवाल उठाने वालों को एक कोई नया नाम दे दो, जैसे मैंने कहा अर्बन नक्सल दिया, बीच में उन्होंने एक आंदोलन जीवी शब्द निकाल दिया था, अब उन्होंने एक दिमागी नक्सल निकाल दिया। तो वो एक शब्द लगातार फेंकते रहते हैं ताकि उनका जो समर्थक वर्ग है उसे लगे कि नहीं नहीं कोई खतरा है। और देखिए मोदी जी ने कहा है ये दिमागी नक्सल, उसका मतलब उन्होंने नहीं बताया भाई कौन सी ऐसी मांग है जो आ रही है और जिससे आपको समस्या हो रही है। तो एक ये इस समय तो बड़ा मजाक बना हुआ है, अगर आप इंस्टाग्राम, यहां तक कि दिमागी नक्सल पर तुरंत गाने बन गए जी, है ना, और वो गाने बड़े वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो सवाल उठा रहे हैं और आप हमको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि दिमागी पैदल होने से बेहतर है दिमागी नक्सल होना। तो अब ये एक मतलब एक अजीब कहा जाए कि सत्ता प्रतिष्ठान जो है उससे अब उसके पास इस तरह के जुमलों और गालियों के सिवा कुछ है नहीं उसके पास, और लोगों पर अब उसका असर नहीं पड़ रहा है, वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ये एकदम नई बात है। तो पंकज जी, असल में इस विषय का चुनाव और दिमागी नक्सल शब्द से मुझे लगा कि नक्सलवाद पे बात किया जाना चाहिए। वो इसलिए लगा क्योंकि शब्द जब गढ़े जाते हैं, एडजेक्टिव जब दिए जाते हैं, उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। भाई आंदोलन जीवी के पीछे ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखी या नफरत नहीं दिखा, इसलिए वो शब्द चला नहीं। वरना आप देखें टुकड़े टुकड़े गैंग खूब चलता है क्योंकि लोगों के दिमाग में सीधा आ गया टुकड़े टुकड़े ये लोग करना चाह रहे हैं। अर्बन नक्सल ये शब्द खूब चला, अब इनके दिमाग में आया नक्सली हैं जो अर्बन क्षेत्रों में रह रहे हैं, अर्बन रीजन में रहते हैं। अब आप दिमागी नक्सल शब्द लेके आए, ये कितना चलेगा कितना नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि दौर अब बदल चुका है, छवि आपकी जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो शब्द गढ़ने के पीछे एक समझ शायद ये होगी कि एक शब्द ऐसा जोड़ दो जिसे दुश्मन मान चुकी है, पब्लिक लोग मान चुके हैं। नक्सली शब्द अगर आप कहीं जोड़ते हैं कि ये तो फलाने वाला नक्सल है, जैसे ये अर्बन नक्सल है या ये दिमागी नक्सल है या कुछ और कह दे, ये पेंटिंग नक्सल है, ये कार्टूनिंग नक्सल, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नक्सल शब्द से लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये गलत आदमी है, ये देशद्रोही टाइप कोई आदमी है, तो इसका हमको विरोध करना है। तो नक्सली शब्द जो है, क्योंकि नक्सलवाद के इतिहास में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए नक्सली शब्द गाली की तरीके से परसीव कैसे होने लगा है, क्यों होने लगा है? गाली की तरह ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अगर नक्सलियों का मतलब ये है कि वो बंदूक के दम पर इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जो वाकई माओवादियों का एक इसमें एक वो है, तो उसको तो कोई भी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी व्यवस्था हो, वो कभी स्टेट जो है वो बंदूक के सामने नहीं झुकेगा। ये अगर आप बंदूक लेकर सत्ता को उखाड़ने की लड़ाई छेड़ते हैं तो आपको बंदूकों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर के इतिहास में इस तरह के संघर्ष हुए और कई बार बंदूक वाले जीत भी गए हैं। और भारत में भी नक्सलवाद शायद उसी रोमानियत के साथ शुरू हुआ, लेकिन भारत में अहिंसक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है और इम्पैक्टफुल इतिहास रहा है। यहाँ पे लोकतंत्र रहा है और अहिंसात्मक तरीके से बदलाव की गुंजाइशें रही हैं।
तो जाहिर है यहाँ का जो विशाल जनमत इस देश का है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता रहा है। लेकिन ये भी सही है कि नक्सलियों को कभी आतंकवादी नहीं उस तरह से माना जाता रहा है। एक खास रोमांटिसिज्म उसके प्रति रहा है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि ये लोग जो हैं वो देश में बुनियादी परिवर्तन, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम आदर्शवादी नौजवान अपने को इस लड़ाई में झोंक रहे हैं। जाहिर है वो एक गुमराह हैं अगर हथियार के दम पर वो बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आदर्श हैं, जो उनके उसूल हैं, वो शायद ऐसे नहीं है कि हम उन्हें आतंकवादी कह सकें। इस देश के साहित्य पर बहुत बड़ा असर नक्सलवादी आंदोलन का पड़ा रहा। आपको शायद आपने उस उपन्यास के बारे में सुना हो, 1084वीं की माँ, महाश्वेता देवी ने लिखा था। वो भी पूरी कहानी यही थी कि एक लड़का है जो नक्सली आंदोलन में शामिल हो गया और उसकी माँ को पता नहीं है। पता तब चलता है जब एक थाने से फोन आता है कि आके देखो, और वो जाती हैं तो उसमें 1084 नंबर की वो लाश होती है। और फिर वो माँ जानना चाहती है कि दरअसल उसका लड़का ऐसे क्यों हुआ, और फिर वो पूरी परिस्थिति देश की जो है उससे वो जुड़ती है, एक तरह से उसका पूरा परिवर्तन होता है। तो जो लोग कहा जाए कि व्यवस्था परिवर्तन कुछ इस तरह से चाहते रहे हैं कि जो हथियार उठा ले रहे हैं और खुद को भगत सिंह की परंपरा से जोड़ते हैं, है ना, उससे वो लोग जाहिर है नक्सली कहलाए। और लंबे समय तक उनके बारे में एक थोड़ा रोमांटिक विचार था, जैसे रॉबिन हुड के बारे में होता है, क्रांतिकारियों के बारे में होता है कि हथियार उठा के लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की जो पूरी परिस्थिति है उसको अगर आप देखते हैं तो अहिंसात्मक आंदोलन की न सिर्फ गुंजाइश है, बल्कि बिना जनता का विश्वास जीते हुए आप किसी परिवर्तन को अगर करना भी चाहते हैं तो वो ना आप, इतना मजबूत इस देश का स्टेट है, सेना है, कि ना वो सफल होंगे आप, और ना ये हम कह सकते हैं कि उससे कोई स्थायी परिवर्तन संभव है। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद सीधे सीधे इनको उसी कैटेगरी में रखा गया कि ये आतंकवादी हैं, और सत्ता का प्रचार एक होता ही है। बड़ी दिलचस्प बात है, इस समय जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब उस कमेटी में थे जो योजना आयोग ने बनाई थी 2006 में। एक डी बंदोपाध्याय बहुत बड़े रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, बड़े अफसर थे, और उस कमेटी में बहुत से लोग थे, मनमोहन सरकार ने बनाई थी, ये जानने के लिए कि भाई ये नक्सली समस्या का क्या निदान है। उसमें अजीत डोभाल साहब भी थे, उसमें बीडी शर्मा जो एक आईएएस रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा काम किया है वो थे, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी थे, तमाम लोग थे। और उन्होंने 2008 में जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या के पीछे दरअसल सत्ता प्रतिष्ठान है, लोगों का अविश्वास सरकारी व्यवस्था से है, और जो इस देश में निचले स्तर पर, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में जिस तरह का अत्याचार होता है, या जल जंगल जमीन की जो पूरी लूट है, वो अगर नहीं ठीक होगी तो ये समस्या हल नहीं हो सकती। इसका राजनीतिक समाधान ही संभव है। ये अजीत डोभाल उस कमेटी में थे, जो अजीत डोभाल अब एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, और वो सीधे सीधे जाहिर है वो यही कहेंगे जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत से लोग अब हथियार बंद तो खत्म हो गए, लेकिन ऐसे सवाल उठाने वाले आज भी शहरी इलाकों में रहते हैं, तमाम जगह हैं, और वो चूंकि क्वेश्चन कर रहे हैं व्यवस्था पर, इसलिए वो दिमागी नक्सल है। जबकि भारत में जिस तरह की कानूनी स्थिति है, आपको शायद पता होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया, कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जी, और उन पर देशद्रोह का जैसे होता है मुकदमा चला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारा लगाना या कोई विचार रखना, इससे देशद्रोह नहीं होता। सवाल है कि वो एक्शन क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई इस तरह का एक्शन किया सड़क पे उतरकर? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हम उन्हें देशद्रोही नहीं कह सकते, और उन्हें छोड़ दिया गया इसी देश में, इसी संविधान और इसी कानून के तहत। तो विचार किसी के क्या हैं? कोई सोच सकता है कि भारत में वैसे ही क्रांति होनी चाहिए जैसे माओ ने की। भगत सिंह खुद भारत में बोल्शेविक क्रांति चाहते थे, जैसे रूस में हुई। तो क्या उन्हें आप कह सकते हैं, या भगत सिंह के मानने वालों को कह सकते हैं कि वो देशद्रोही हैं? अपने देश को लेकर कोई विचार रखना कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक है। विचार के ऊपर संवाद हो, विचार के स्तर पर विचार होने मात्र से आप किसी को आतंकवादी वगैरह नहीं कह सकते हैं। हालांकि कह रहे हैं, और अब तो स्थिति है कि किसी पर यूएपीए लगाकर आप 6-6 साल जेल में रखिए और कोई मुकदमा भी ना शुरू हो। लेकिन उससे क्या होता है कि आप
लोकतंत्र कहलाने का हक खो देते हैं। चलिए, वीडैम और की रिपोर्ट तो इस वीडैम बारे की में रिपोर्ट कहती आपको है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इसीलिए डाल रही है कि आप विचारों पर पहरा लगा रहे हैं। अरे दिमाग में मेरे क्या है, इससे आप कैसे रोक सकते हैं? मैं अगर कुछ सोच रहा हूं या मैं चर्चा कर रहा हूं, उस चर्चा में दूसरे लोग मुझे गलत साबित कर सकते हैं। वाद विवाद संवाद इसी के जरिए तो हम विचार पर तो अधिकार है ना अधिकार मेरा, कम है। से कम। समस्या तब होती है जब कोई बंदूक लेकर सामने आए और वो हमला करने लगे, मारने लगे, तो जाहिर है फिर कानून अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। रूल ऑफ लॉ तो रहेगा, बिल्कुल। आर्म स्ट्रगल की आपको परमिशन नहीं होगी। बिल्कुल। बहरहाल सर, आपने कहा कि मुल्क पर सशस्त्र संघर्ष या फिर आर्म स्ट्रगल के जरिए आपको कब्जा करना होता है या सत्ता हथियाना होता है, एक ये उद्देश्य रहा होगा। शुरुआत कैसे होती है? यह अधिकारों की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ या सत्ता पे कब्जे के रूप में नहीं, शुरू इसकी हुआ? एक पूरी हिस्ट्री है। पहले तो ये जान लें हम कि नक्सल शब्द आया कहाँ से। दार्जिलिंग जिला बंगाल का, वहाँ एक अब छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा कस्बा है, नक्सलबाड़ी। बाड़ी मतलब गांव, और नक्सल, बहुत लोगों का कहना है कि उस इलाके में जो, अगर मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि बंगला मुझे नहीं आती, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो सरपत है, सरकंडा है, कांस जिसको हम कहते हैं, उसको वहां नक्साल कहा जाता है। अच्छा। तो शायद उस इलाके में ज्यादा ये होता है, तो नक्सलबाड़ी उसका नाम पड़ा, या किसी भी वजह से नक्सलबाड़ी उस गांव का नाम, जो पहले गांव था अब थोड़ा कस्बा हो गया है, वहां रेलवे स्टेशन भी है। तो उस नक्सलबाड़ी में ये 1967 की बात है, वहां एक जमींदारों के खिलाफ एक व्यापक किसानों का आंदोलन हुआ, और उसमें नारा था वही जमीन जोतने वाले की। और उसमें 11 किसान मारे गए थे, एक जमींदार की हत्या हुई थी, एक दरोगा की हत्या हुई थी, और ये सारा जो नेतृत्व था इसका, वो चारू मजुमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल, ये वो लोग थे जो दरअसल सीपीएम के लोग ही थे। इसके पहले मैं बता दूं कि सीपीएम और सीपीआई, पहले सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्प्लिट हो गया। जो आज़ादी जब मिली तो उसने कहा ये आज़ादी झूठी है, और उनका ये सपना था कि भारत में वो सशस्त्र क्रांति के जरिए यहाँ पर एक कम्युनिस्ट राज बनाएंगे। तो उन्होंने उस समय तेलंगाना में खास तौर पर सशस्त्र किसानों का संघर्ष चल रहा था, लेकिन 1-2 साल के बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि ये इंडियन स्टेट इतना मजबूत है कि आप इसे किसानों के सशस्त्र संघर्ष के जरिए इसको दबा नहीं सकते, और फिर उन्होंने संसदीय रास्ते को अख्तियार किया। पहले जो पहला चुनाव हुआ 51-52 में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, क्योंकि उसके पहले लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करके आजादी के आंदोलन के दौरान वो एक अपनी पृष्ठभूमि बनाई थी। अब बात आगे बढ़ी, ये लोग चुनाव लड़ने लगे। चुनाव में शुरू में इन्हें काफी सफलता भी मिली, जैसे मैंने कहा मुख्य विपक्षी दल जनसंघ से ज्यादा इनको एक वो लोगों का समर्थन मिला। धीरे धीरे क्रांति कैसे हो, इस पर पार्टी के अंदर डिबेट थी, और कुछ लोग मतलब मूल मकसद भूले नहीं थे। हाँ। और लेकिन संसदीय गणतंत्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और उसके बाद 1964 में वो पार्टी बट गई, है ना। जो लोग ज्यादा क्रांतिकारी तेवर वाले थे वो सीपीएम में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट उसको बनाया। तो सीपीआई और सीपीएम विभाजन हो गया। फिर जैसा मैंने बताया कि उसमें मूल बात यही थी कि कैसे किसानों को संगठित करके, खासतौर पर उस समय जमीन का बड़ा सवाल था, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन की बात हो गई थी लेकिन उस तरह से बट नहीं रही थी जमीन। तो जमीन जोतने वाले की हो, ये नारा दिया गया। धन और धरती बट के रहेगी, इस तरह के नारे उस समय खूब चलते थे। तो इसी पे फिर नक्सलबाड़ी में वो आंदोलन जो सीपीएम के लोगों ने ही किया, लेकिन सीपीएम ने उसको गलत माना और उन्होंने कहा कि नहीं, सशस्त्र संघर्ष हम छोड़ चुके हैं। नक्सलबाड़ी में भी ये सशस्त्र संघर्ष हाँ भाई, बाकायदा गोलीबारी हुई, मारे गए लोग। तो ये जो पूरी थीसिस थी कि किसानों को संगठित करके आप एक सशस्त्र क्रांति करें, इसको सीपीएम ने स्वीकार नहीं किया। तो ये जो सारे लोग थे, इन्होंने चारू मजुमदार के नेतृत्व में एक तरह से पार्टी से लोग निकाले गए और अलग इन्होंने सीपीआईएमएल बनाई। हाँ, उसमें उन्होंने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट शब्द जोड़ा, सीपीआईएमएल। तो सीपीआईएमएल हो गई, लेकिन बहुत दमन हुआ। उस समय तमाम नौजवान कॉलेजेस के और इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के और मेडिकल कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज के, वो इस आंदोलन में कूदे।
सबको लगा कि बस अब क्रांति हो जाएगी और सशस्त्र संघर्ष होना है। और इधर पूरा नारा दिया गया यहाँ तक कि सीधे सफाई की लाइन की जो भी वर्ग शत्रु है उसको मार दो, सीपीआईएमएल की तरफ से। सीपीआईएमएल की तरफ से चारों मजूमदार की पूरी थी। और उसका नतीजा यहाँ तक हुआ कि तमाम जो मूर्तियां थी जिन्हें ये लोग बुर्जुआ कहते थे, जो नेताओं की या तमाम जो सुधारवादी लोगों की मूर्ति, उन मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा और बड़ा केओस। लेकिन फिर स्टेट ने बहुत दमन किया। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय मुख्यमंत्री थे बंगाल, और काफी बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, नौजवान मारे गए। खुद चारों मजूमदार को हिरासत में लिया गया, वो पकड़े गए और हिरासत में ही 1972 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये आंदोलन तमाम उन इलाकों में जहां वामपंथी खासतौर पर सीपीआई और सीपीएम का काम था, वहां पर जो लोग इस विचार से प्रभावित थे कि नहीं सशस्त्र क्रांति करनी है, वो जो कम्युनिस्ट कतारें थी वो सीपीआईएमएल के साथ आ गई, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसमें कभी लाइन का सवाल, कभी दूसरे तमाम सवाल वो बंटने लगे और तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स में किसी एक जिले में कोई एक पार्टी उनकी बनी है, उसमें काम कर रही, कहीं कुछ कर रही। अंततः दो मूल पार्टियां थी, एक सीपीआईएमएल लिबरेशन और दूसरी पीपल्स वॉर ग्रुप। सीपीआईएमएल लिबरेशन वो लोग थे जो बिहार में खासतौर पर काम कर रहे थे। लिबरेशन इसलिए कहते थे कि लिबरेशन उनका मुखपत्र था, उनका जो ऑर्गन होता है, पार्टी ऑर्गन था होता है, वो मुखपत्र था। वो थे सीपीआईएमएल, जिसने खासतौर पर बिहार में जो बहुत जमींदारों का अत्याचार या भूमि के सवाल पर बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट किया था, भोजपुर के और आरा वाले पूरे इलाके में खास तौर पर। ये जो कहानी सुनते हैं सर कि खेतों में लाल झंडा गाड़ देते थे, फिर कि जमीन हमारी होनी चाहिए, और चूंकि अब सीलिंग आ गई, दुनिया भर की चीजें आ गई, लेकिन फिर भी जनता के बीच वो जमीन नहीं मिल रही है। खासतौर पर दलितों का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था और दलित काफी बड़े तादाद में सीपीआईएमएल लिबरेशन के साथ गोलबंद हुए थे। उधर जो पीपल्स वॉर ग्रुप था वो आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया उनके नेतृत्व में, पीपल्स वॉर उनकी पत्रिका का नाम था। अब ये पत्रिकाओं के नाम पे बने, हाँ, मतलब पीपल्स वॉर ग्रुप और लिबरेशन ग्रुप, ये दो ग्रुप थे। सीपीआईएमएल लिबरेशन का क्या हुआ कि इसको ये बात जल्दी समझ में आ गई कि शायद सशस्त्र क्रांति वाला जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। इसके नेता थे विनोद मिश्र, जो कभी दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और उस कॉलेज से तमाम अपने साथियों के साथ नक्सलवादी आंदोलन में, बंगाल से हाँ, ये वो थे कानपुर के। वैसे विनोद मिश्र पैदा कानपुर में हुए थे, दुर्गापुर में पढ़ने गए थे वो, और उनके कई साथी भी, वो लोग इस आंदोलन में कूद पड़े थे। तो विनोद मिश्र जब इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो एक ये पुनर्विचार उन लोगों का तेज हुआ कि हमें जब तक जन गोलबंदी हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन कहीं कर ले जाकर, उससे बहुत कुछ होना नहीं है। तो पहले उन्होंने एक इंडियन पीपल्स फ्रंट का प्रयोग किया, जिसमें नॉन कम्युनिस्ट भी मिलके उन्होंने एक जनवादी मोर्चा टाइप बनाया, जो आईपीएफ ने चुनाव भी लड़ा और 89 में आरा से उनके सांसद भी जीते थे। तो विनोद मिश्र थे, उन्होंने ये सोचा कि जनता को के बीच और उसको ज्यादा से ज्यादा, अब जाहिर है आप आर्म्ड एक्शन करेंगे तो जनता तो बहुत बड़े पैमाने पे आपके साथ, ठीक है, वो आपको शरण देगी, सब कुछ देगी, लेकिन जुड़ नहीं जाएगी, उस तरह से आंदोलन नहीं बढ़ेगा। तो धीरे धीरे 1992 में पार्टी को उन्होंने एक तरह से ओवरग्राउंड कर दिया और जो सशस्त्र संघर्ष वाली लाइन थी उसको छोड़ दिया और पूरी तरह से संसदीय व्यवस्था में या संसदीय राजनीति में वो हिस्सा लेने लगे। और आज आप जानते ही हैं कि एनडीए में सीपीआईएमएल है, और पिछले दिनों बिहार चुनाव में आपको जीप पर राहुल गांधी के साथ एक दाढ़ी वाले सज्जन अक्सर नजर आते थे फोटो में, वो दीपांकर भट्टाचार्य जो उसके अब महासचिव हैं, और आइसा जो संगठन है वो भी, आपने बोल दिया, इंडिया में, सॉरी इंडिया में, माफ करिएगा, इंडिया में ये लोग हैं और पूरी तरह से वो बिहार में भी उनके विधायक हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो जो पुरानी पूरी लाइन थी उसको उन्होंने त्याग कर, सशस्त्र संघर्ष वाली जो बात थी, ये लेफ्ट पार्टियां त्याग चुकी थी। ये सीपीआईएमएल लेफ्ट पार्टियां जो सीपीआई सीपीएम है वो तो पहले ही त्याग चुकी थी। अब सीपीआईएमएल जो नक्सली जहां से शुरू हुए, यानी उस नक्सलवादी आंदोलन से पैदा हुई जो एक तरह से वो जो रास्ता था उसको जो लोग सही मानते थे उसमें शामिल, वो सब नक्सलवादी कहलाए। वो नक्सलवादी गांव की वजह से वो नक्सलवादी कहलाए, यानी जिन लोगों को लगता है कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए खासतौर पर किसानों को संगठित करके हम राज्य व्यवस्था को बदल सकते हैं, पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं और राज सत्ता पे कब्जा कर सकते हैं,
वो लोग नक्सलवादी कहलाए, यानी वो कम्युनिस्ट के साथ साथ इसको मानते हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम में जो लोग थे वो संसदीय रास्ते से ही उस बदलाव के साथ अपने को और जोड़ते ये हैं। आंदोलन के जो लोग थे ये भी 1992 में संसदीय गणतंत्र ये आ गए, लेकिन चुके एक होते। और पार्टी थी, उस पार्टी का जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश में वो थे सीपीआई एमएल, पीपल्स वॉर ग्रुप। और वो लोगों ने इस बात को नहीं माना, उनका मानना था कि ये सब बुर्जुआ जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर हमें नहीं जाना है। और 2004 में बिहार में एक एमसीसी, आपने सुना होगा, मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये एक बहुत एक संगठन था, उसके साथ इनका विलय हो गया, पीपल्स वॉर ग्रुप। हाँ, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था सीपीआई मॉइस्ट। ओके, है ना। तो ये जो सीपीआई मॉइस्ट है, यानी सीपीआई माओवादी जो एक पूरी पार्टी है, वो आज भी इसको स्वीकार नहीं करती है कि हमें संसदीय रास्ते से भारत में परिवर्तन करना है या परिवर्तन हो सकता है। उन्हें लगता है कि ये एक सशस्त्र संघर्ष के जरिए ये तब्दीली हो सकती है, किसानों मजदूरों का राज आ सकता है, और वो आज भी अपना सशस्त्र संघर्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी की भी सरकार रही हो, जैसा मैंने कहा, अगर आप बंदूक उठाएंगे तो स्टेट आपको फिर रोकेगा ही, बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होगी। और या तो आप इतने ताकतवर हो जाइए, इतिहास में बहुत जगह ऐसा हुआ है, भाई क्यूबा में क्रांति हुई, उनके पास ताकत थी, उन्होंने हरा दिया। लेकिन इंडिया की जो पूरी परिस्थिति है, एक विश्लेषण बहुत स्पष्ट है कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती जो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। और ये हमने देखा है अभी हाल में, जिस तरह से दमन हुआ छत्तीसगढ़ में और तमाम जगह, वहां पर ये स्पष्ट है, और खुद प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि हमने हथियार वाले नक्सलियों को खत्म कर दिया है। ये सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ ठोक रही है। लेकिन क्या वो सवाल भी खत्म हो गए जिसकी वजह से नक्सलवादी आंदोलन को समर्थन मिलता है? एक चीज बताएं, ये आपने पूरा राजनीतिक जो इसका मामला था वो बताया कि आंध्र प्रदेश पीपल्स वॉर ग्रुप, फिर ये माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के साथ मिलती है, एक पार्टी बनती है सीपीआई माओइस्ट। ठीक है, तो ये जितने भी नक्सली बाकी राज्यों में जो खत्म हो गए हैं बकौल नरेंद्र मोदी, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कुछ और इलाकों में जो दिखते हैं, ये सब इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ही होते हैं क्या? मतलब कोई ऐसी अनिवार्यता है जितने भी नक्सली होंगे वो इस पार्टी से जुड़े रहे हैं? नहीं, सवाल है कि पार्टी, अब कहने को आप किसी को भी नक्सली कह दीजिए, लेकिन जो एक सामान्य जो कॉमन सेंस है वो वही है कि जो लोग इस संसदीय व्यवस्था को नहीं मानते, जो लोग सोचते हैं कि हथियार बंद तरीके से हम मजदूरों किसानों का राज लाएंगे। अब जब मजदूरों किसानों की राज की बात होती तो उसके साथ एक आदर्श जुड़ जाता है ना। तो इसलिए उनको, उनका कोई निजी हित उसमें नहीं रहता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि भाई हम इस रास्ते से जाकर परिवर्तन करेंगे और यही वो रास्ता है। और एक जमाने में वो नारा भी चला था कि चीन के चेयरमैन हमारे चेयरमैन, यहां तक बात हुई थी चारू मजूमदार के समय, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे 20 साल पहले यानी 1948 में चीन में क्रांति हुई, उसी तरह भारत में भी वो कर लेंगे। तो इसीलिए वो माओ का रास्ता मानते हैं इस बात को, कि माओवादी इसीलिए कहते हैं अपने को कि माओ ने जिस तरह से चीन में किसानों को संगठित करके लॉन्ग मार्च और सशस्त्र संघर्ष के जरिए सत्ता पे कब्जा किया था, वैसे ही हम भारत में कर लेंगे। ये उनकी समझ है। समझ कितनी सही है गलत है एक अलग बात है, लेकिन उनकी समझ ये है। तो वही लोग नक्सली कहलाते हैं, मतलब जिन अर्थों में इस समय कहा जा रहा है, जो इस रास्ते को सही मानते हैं या इस रास्ते पे चलते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स अभी भी हैं, अभी भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो अपने को अंडरग्राउंड किए हुए हैं, मानते हैं, लेकिन उनका प्रभाव नगण्य है। मूल प्रभाव जो दो धाराओं का था, जो मैंने बताया, सीपीआई लिबरेशन और दूसरा पीपल्स वॉर ग्रुप। पीपल्स लिबरेशन पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में और संसदीय राजनीति में है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरों, किसानों, छात्रों, इन सबको संगठित करके मांगे वही उठा रहे हैं वो भी, कि एक न्यायपूर्ण समाज बनना चाहिए, लोगों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। उनका तरीका, उनका रास्ता वो है जो भारतीय संविधान ने बताया। हाँ, वो अहिंसा के रास्ते में है। तो उस तरह से देखा जाए तो सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल में और जो भी फर्क हो, लेकिन इस बात पे सब एक मत है कि हमें चुनाव के जरिए ही एक राजनीतिक परिवर्तन करना है ना। जबकि पीपल्स वॉर ग्रुप या सीपीआई माओवादी जो बन गया है वो नहीं मानता है, और सरकार का दावा है कि इस विचार को जो लोग हथियार के दम पर लागू करना चाहते थे, उनका उन्होंने सफाया कर दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि शहरों में और तमाम लोग जो सवाल उठाते हैं वो दरअसल दिमागी नक्सल है।
अब इसका तो कोई क्या कहा जाए, मतलब कोई स्पेस नहीं है। हाँ। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे चाइना का चेयरमैन, हमारा चेयरमैन, ये चारों मजूमदार के समय में आया, या फिर ये बहुत बड़ी बातें कि किसानों और मजदूरों का राज हम सशस्त्र संघर्ष से ले आएंगे। क्या छत्तीसगढ़ में जंगल बचाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, उनका भी यही मकसद रहा, या फिर ये जो सशस्त्र विद्रोह है और जिनको नक्सली कहा जाता है, क्योंकि नक्सली जिन लोगों को कहा जाता है आम लोग भी नहीं जानते होंगे कि क्या राजनीतिक इतिहास इसका रहा हुआ है पूरा, और केवल वही लोग नक्सलवादी नहीं कहलाते, कोई भी नक्सलवादी हो जाता है, मतलब कहला दिया जाता है। तो क्या उनका जो उद्देश्य था वो फिर लिमिटेड रह गया, अपने एरिया भर में रह गया, ऐसा भी? जाहिर सी बात है, आप शहरों में अगर बंदूक लेके निकलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो जाहिर है आप जंगलों में ही रहेंगे और जंगलों में ही आप एक्शन करेंगे। अच्छा है क्या कि जल, जंगल और जमीन का जो सवाल है वो तो एक वास्तविक सवाल है, और उसमें बहुत ज्यादा शोषण भी है, अत्याचार भी है। तो बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर जो लोग अत्याचार के शिकार होते हैं और वो पीड़ित हैं इन नीतियों से, जहाँ पे एकदम खनन हो रहा है और पहाड़ों से भी उनको हटाया जा रहा है, उनके अधिकार जंगल से छीने जा रहे हैं, तो वो फिर विद्रोही हो जाते हैं और वहां पर फिर वो उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं जो उनको बताती है कि इनको तो हमें सशस्त्र संघर्ष के जरिए लड़ाई लड़नी है। तो हो सकता है पूरा इतिहास न जानते हो, लेकिन उनके निजी जीवन का जो दुख है, उस दुख, उस शोक को एक शक्ति मिल जाती है और वो दोनों उससे जुड़ जाते हैं। ये होता है। और आप इसीलिए सरकार ने, आप देखिए, बहुत इसमें खास तौर पर ये जो बार बार जल, जंगल, जमीन के सवाल आते हैं, वो एक आर्थिक नीतियों से जुड़े सवाल हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो एकदम अहिंसक तरीके से इसका विरोध करते हैं, विरोध करने का तो हक है आपका, उनको भी सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से नक्सली कह दिया जाता है। यानी जो शुद्ध, पूरी तरीके से अहिंसक तरीके से बात कह रहे हैं कि भाई जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, और उसके लिए कानून है इस देश में, जैसे 5वीं अनुसूची है जो इस देश के 10 राज्यों पे लागू है, जहां पर आदिवासी क्षेत्र, खासतौर पर शेड्यूल्ड एरिया उनको कहते हैं, वो वहां पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद होना अनिवार्य है। वहां पर विधानसभा के कानून ऐसे लागू नहीं भी हो सकते, वहां पे राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं शेड्यूल्ड एरिया के लिए। फिर पेशा कानून है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट के तहत ये है कि ग्राम सभा, जो शेड्यूल्ड एरिया की जो ग्राम सभाएं हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता है ना। आप ना वहां पर कोई खुदाई कर सकते हैं, ना वहां पे आप जंगल काट सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि ग्राम सभा की अनुमति जो है साइन तक महदूद रह गई, और वो उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें दमन है, आप कुछ भी करा लीजिए। लेकिन इस बात को तो भारत का संविधान भी स्वीकार करता है ना, कि यहाँ पर जैसे झारखंड के तमाम इलाकों में मैंने पत्थर कटी या पत्थर चटी आंदोलन, मतलब उसमें क्या होता है कि वहां पर बाहर उन्होंने, हर गांव के बाहर, और ये मैंने अपनी आंख से देखा है, बड़े से शिलालेख पर, यानी पत्थर पे, शिला पर उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना लिख रखी है तमाम गांवों के बाहर, और इस बात पे वो जोर देते हैं कि इस गांव में जो भी होगा वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कानून है। लेकिन ये भी सही है कि तमाम कॉरपोरेट कंपनियों के दबाव में इस कानून का इस्तेमाल, अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ में सर जो राजस्थान का विद्युत उत्पादन निगम है, वो वहाँ से बिजली खरीदता है। अब उसके डेवलपमेंट का और ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिलती है अडानी साहब को। ग्राम सभा की मंजूरी चाहिए क्लियरेंस के लिए, ग्राम सभा की मंजूरी मिल भी जाती है कागजों पे, लेकिन कागजों पे जो साइन है वो मरे हुए लोगों का भी है। बिल्कुल, रेस्ट हाउस में उन लोगों उसमें बहुत बड़ा, यानी ये नियत का सवाल है। अगर हम ये कहते हैं कि ग्राम सभा आदिवासी क्षेत्र में जो है वही सर्वोच्च है, तो हमें इसको मानना चाहिए, तभी तो उनका विश्वास बनेगा। अब आपने कहीं भ्रष्टाचार के जरिए या कहीं झूठ बोलकर अगर कर भी लिया कुछ लोगों को मिलाकर, तो व्यापक आदिवासी जनता तो उसको स्वीकार नहीं करेगी ना, तो उनके अंदर असंतोष रहेगा, और उस असंतोष
की वजह से कई बार जो इस तरह की हिंसक गतिविधि करने वाले हैं उनको उसका लाभ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात सरकार, जैसे मैंने कहा 2006 वाली जो कमेटी थी, मैं उसने वहां पे आ भी रहा जी था, जी जो उस कमेटी ने ये कहा कि ये सत्ता के द्वारा सत्ता प्रतिष्ठान ही जिम्मेदार हैं हाँ, बिल्कुल। नक्सलियों के लिए। उसका क्या मतलब रीडिंग क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, क्या कारण उन्होंने बताया कहा गया कि था? इसका राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए, इसका सैन्य समाधान नहीं है। राजनीतिक हल जैसे संवाद करिए, संवाद करिए और उनके जो अधिकार है उनको दीजिए, जो वन अधिनियम है उसको लागू करिए। ये नहीं कि आप जंगल के जंगल काटे दे रहे हैं, और क्योंकि उस पे देखिए आदिवासी आश्रित हैं, उन्हीं जंगलों के फल फूल, लकड़ी, शहद, जो कुछ भी होता है उस पर वो आश्रित है, और हजारों साल से आश्रित है। और आप उनको इस तरह से वंचित करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो एक ये विकास का जो मॉडल है उससे एक टकराहट हो रही है, और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में। ये एक महत्वपूर्ण बात है, मेरा ख्याल है कि इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी शांति संभव नहीं है। बिल्कुल। रिसोर्सेज का जो आवंटन है वो आपका असम है, मतलब एज इन उसमें बड़ी असमानताएं हैं, असमानता, और उनका जीवन है भाई। अब मैं आपको 13 सितंबर 1946, ये 13 दिसंबर माफ करिएगा 1946, कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुना है आपने? कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति हैं जिनके कैप्टनसी में, उनकी कप्तानी में भारत को हॉकी में पहला गोल्ड मेडल मिला था 1928 में, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। ये संविधान सभा के सदस्य थे, वो आदिवासी थे मुंडा। इन्होंने, इनका भाषण है 13 दिसंबर 1946 में, जिन्होंने कहा था कि हम तो 6000 साल से युद्ध ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी हमको पहले जंगलों में खेदा गया है ना, और अब हमें जंगलों से उजाड़ने की अगर कोशिश अंग्रेजों ने की तो हमने लड़ाई लड़ी है, हमने बहुत कुर्बानियां दी है, और पंडित नेहरू के आश्वासन को देखते हुए हम वो लड़ाई अब स्थगित कर रहे हैं, है ना। तो ये सवाल तो अंग्रेजों के समय भी था, और आप शायद आपको पता ही होगा 1857 के 70-80 साल पहले 1780 में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ था। 1784 में तिलका मांझी को फांसी दे दी गई, और उसने अब फांसी के पहले यही कहा था कि ये जो जंगल है ये हमारी माँ है, इससे हमको कोई बेदखल नहीं कर सकता, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को। और फिर आदिवासियों के आंदोलन अनवरत चलते रहे। तिलका मांझी के बाद फिर 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, 1890 में बिरसा मुंडा का आंदोलन बहुत मशहूर है, 1911 में बस्तर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, है ना। तो ये आदिवासी लगातार संघर्ष करते रहे, और कि जंगलों पर जो उनका अधिकार है, जो उनका जिस तरह से आश्रित हैं वो, उससे उनको बेदखल ना किया। हेबिटेंसी की लड़ाई थी। क्या सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नक्सलवाद एक विचार के रूप में पैदा होता है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, और फिर ये लिबरेशन, पीडब्ल्यूजी, ये सब कुछ बन जाता है एक विचार के रूप में। उस विचार में समय समय पर तब्दीली भी आ रही है। अब वो आदिवासी लोग जो अपने ही एरिया में अपने ही रिसोर्सेज को बचा नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कहिए उनसे छीना जा रहा है, और जिनके संघर्ष की कहानी 300-400 साल पीछे तक भी जा रही है, उन लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है, क्योंकि सुनवाई नहीं है ना, रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं संसदीय सिस्टम में उस तरीके से, उनका जिस तरीके से होना चाहिए। तो उन लोगों ने केवल वो देखा कि हाँ ये एक तरीका शायद हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ जो असमानता है या उनके खिलाफ जो शोषण है वो तो 300-400 साल की कहानी है, और वो शोषण तो अभी रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए असंतोष है ना। आप सोचें कि अगर कुछ लोगों को आप मार देंगे उससे ये क्या व्यथा खत्म हो जाएगी? जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, और अगर मान लीजिए वहां पर कोई हथियारबंद कार्रवाई करने वाले लोग नहीं भी हैं तो अत्याचार तो है, और अत्याचार है तो उस असंतोष पैदा होगा और आक्रोश पैदा होगा। पर अब कोई अहिंसक तरीके से भी आंदोलन करेगा तो आप उसे नक्सली बता दोगे। ये एक बड़ी समस्या हो गई है, और यहां पर आती है सरकार की नीयत। सरकार अगर ये सोचे कि अडानी साहब के लिए आप जंगल कटवा दोगे और जो भी बोलेगा उसे नक्सली कह के जेल में डाल दोगे, तो फिर समस्या का समाधान होगा नहीं ना। आप कुछ दिन के लिए रोक सकते हो, लेकिन ये असंतोष तो फिर बड़े विस्फोट की तैयारी है। ये मेरा ख्याल है कि ये किसी भी सरकार के लिए एक चिंता की बात कोई ना कोई रास्ता तो वो आक्रोश जो है अख्तियार करेगा ही ना, वो अपने आप शेप कर लेगा। लेकिन नक्सली वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट गाली के तरीके से अब स्टेब्लिश कर दिया गया है, प्रचारित कर दिया गया है, और नक्सली जितने होते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं।
ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, क्या अब कोई भी लड़ सकता है बिना नक्सली लेबल लगवाए हुए? नहीं नहीं, लड़ना ही चाहिए। ये सारे राजनीतिक दल जो ये मानते हैं कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, ये उनका भी मुद्दा है भाई, उनका मुद्दा है, बिल्कुल है। और आप देखें तो बहुत सारे तमाम ऐसे समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जो इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो चाहे वो बड़े बांधों का सवाल हो या अभी भी नदियों का सवाल हो। अब गंगा के पोल्यूशन का प्रश्न था, है ना, जो 100 दिन या कितने दिन वो अनशन करके जीडी अग्रवाल साहब, उनकी मौत हो गई, जो आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं, है ना। अगर वो कहीं आदिवासी इलाके में होते तो उन्हें भी आप नक्सली कह देते, क्योंकि हरिद्वार में थे और सब आप जानते हैं उनको, तो आप नहीं कह पाए, लेकिन मरना तो उनको भी पड़ा ना। तो असल में डिसेंट जो है वो ही नक्सली हो गई है भाई। अब सवाल है कि सरकार, अब आप ये बताइए, आप नक्सली कह रहे हैं, नक्सली माने आतंकवादी, नक्सली गाली, लेकिन आपका जो रवैया है उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं हाँ हाँ मैं नक्सली, बताओ क्या कर लोगे। दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई ना, और उसमें लाखों लोगों ने उसको लाइक कर लिया या सब्सक्राइब कर लिया, उस पेज फॉलो कर लिया। तो इसका क्या मतलब, अगर आप एक स्थिति आती है ना, जब आप कहें कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, तो आदमी कहता है हाँ हम हैं गलत, बताओ। ये स्थिति पैदा कर दी सरकार ने। आप किसी को भी नक्सली बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, तो कह रहा हाँ। तो अगर वैसे देखो तो ये नक्सलवादियों के लिए तो बड़ा अच्छा समय है कि लाखों लोग जिन्हें नक्सलिज्म से कोई लेना देना नहीं, कम्युनिज्म से कुछ लेना देना नहीं, जो न माओ को जानते हैं, न मार्क्स को जानते हैं, न लेनिन को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल। क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको सरकार कह रही है कि तुम दिमागी नक्सल हो, तो है भाई। मतलब सरकार तो मुझे लगता है ये नक्सल वाला जो पूरा आइडिया था उसको प्रमोट करती हुई दिख रही है। इतना बड़ा पीआर तो कभी कोई नक्सलवादी आंदोलन कर ही नहीं पाया जितना मोदी जी कर रहे हैं। एक तो उसमें दिमागी भी उन्होंने जोड़ दिया, तो भाई दिमाग तो कुछ भी करने में होगा। हाँ, आरएसएस है जिसको दिमाग नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हमें केवल प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो वहां पर हो सकता है दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत ना पड़ती हो या दिमाग के इस्तेमाल की अनुमति ना हो, लेकिन बाकी तो किसी भी क्षेत्र में दिमाग की जरूरत पड़ेगी। और जब दिमाग होगा तो वो सवाल भी करेगा, और वो हर चीज पे सवाल करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए ही समाज आगे बढ़ता है। और आप क्रिटिकल थिंकिंग को आतंकवादी बता दे रहे हो, कह रहे हो कि ये मतलब नक्सली हैं, तो लोग कहेंगे ठीक है हम हैं, बताओ। अब गिरीश कर्नाड जब अर्बन नक्सल लगा के बैठे, तो गिरीश कर्नाड इतने प्यारे इंसान थे, इतने अच्छे नाटककार थे, इतने अच्छे फिल्मकार थे, आप जानते ही हैं। अगर वो आदमी कह रहा है कि हम हैं अर्बन नक्सल, इसका मतलब कि हजारों लोग जो उनको समझते हैं या उनके प्रति सम्मान रखते हैं, उनके लिए तो नक्सल शब्द गाली नहीं हुई ना। तो आपका तो पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? जिस आइडिया के आधार पे आप करना चाह रहे हैं वो तो फिर नहीं हो सकता है, वो तो उल्टा हो रहा है वहां पर। तो अब ये देखने की बात है, और मेरा ख्याल है कि ऐसा करके उन्होंने नक्सलियों को थोड़ा वैधता दे दी है, लेजिटिमेसी दे दी है। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा सर कि इतना पीआर तो खुद नहीं कर पाए जितना पीआर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहरहाल नक्सली का जिस तरीके से प्रयोग इस दक्षिणपंथी सरकार में हो रहा है, आप ये समझें कि डिसेंट की जितनी भी आवाज़ है उसे लगभग नक्सली कह देने का ट्रेंड चला है। यही चीज़ लेफ्टिस्ट के साथ हुआ, तुम तो वामपंथी है, तो अब वो तू तो नक्सली है तक ये चला गया है। और ये ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ऐसे लोग जो कहते हैं तुम वामपंथी हो, तुम ये हो, वो कुछ मतलब नहीं जानते हैं। अब वामपंथी होना, पूरा भारत का संविधान, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वामपंथी है। वामपंथ और दक्षिणपंथ जो लोग नहीं जानते, एक बार हम लोग इस पे चर्चा शायद पता नहीं किया भी है हमने, लेकिन थोड़ा सा दोहरा देते हैं। फ्रांस की क्रांति के पहले जो पूरा माहौल था फ्रांस में, बड़ा उथल पुथल थी। तो उसमें जो समय का राजा था फ्रांस का, लुई 16, उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। उसमें बाईं ओर जो लोग बैठे वो ये कह रहे थे कि सबको समान हक दो, विशेषाधिकार वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं वो नष्ट करो, यथास्थितिवाद जो उसको तोड़ो। ये बाईं ओर बैठे। और जो ये कह रहे थे कि विशेषाधिकार होना चाहिए कुछ वर्गों का, सामंत वर्ग खास तौर पर या पादरी लोग जो हैं, वो दाईं ओर बैठे। तो यहीं से वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्द शुरू हुआ। ये तब्दीली चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में कानून बने,
उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, वो वामपंथी हो गए। और जो कह रहे थे नहीं हम तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, हमारा विशेषाधिकार बना रहना चाहिए, जैसे भारत में जमींदारी थी तो जमींदारी रहनी चाहिए, तो जमींदारी खत्म करने वाले वामपंथी हो गए। जमींदारी जो बनाए रखना चाहते थे वो दक्षिणपंथी हो गए। तो इसमें तो कोई कम्युनिज्म और नक्सलिज्म है नहीं, ये तो बेसिक न्याय का प्रश्न है। और उस लिहाज से इस देश का पूरा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन वामपंथी है। अगर हमारा संविधान समाजवाद की बात करता है तो वो भी वामपंथी है, क्योंकि समाजवाद भी वामपंथ की ही एक छटा है ना, उसी का आइडिया है। प्रॉब्लम यहां आती है जहां आप ये कहते हैं हथियार के जरिए हम सत्ता पे कब्जा करेंगे, अदरवाइज तो कम्युनिस्ट पार्टीज भी इस देश में चुनाव लड़ी रही ना। अब ये एक्सट्रीमिज्म पे चला जाता यहाँ है पर, जब और आप हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो हथियार आपका मुकाबला हथियार से ही कोई भी स्टेट करेगा। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाए, वो भी अगर कोई हथियार लेकर आए और नक्सली आएंगे, क्योंकि नक्सली जो सो कॉल्ड नक्सली हैं वो सबसे ज्यादा जो इन पार्टियों के, चाहे सीपीआई, सीपीएम और अब सीपीआईएमएल, इनको वो संशोधनवादी कहते हैं और इनके खिलाफ रहते हैं लगातार। तो इनकी सरकार होगी तो ये भी उनके खिलाफ लड़ेंगे, है ना। तो कोई भी स्टेट हथियार के सामने नहीं झुकता है। और ये भी सच है कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि हथियार के दम पर झुकाने वाली शक्तियां कामयाब हुई हैं। यहां तक कि लोकतंत्र भी हथियार के दम पर ही आया, राजा का गला काटा। अगर आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा, लोकतंत्र भी ऐसे नहीं आया। फ्रांस की क्रांति बहुत ही खूनी क्रांति थी, जिसने हमें समता, समानता और भ्रातृत्व दिया। अमेरिका की क्रांति लिबर्टी के नाम पर हुई, लेकिन खून ही खून बहा। तो कई बार हथियार उठाने वाले कामयाब हो जाते हैं और इतिहास में नायक कहलाते हैं। लेकिन जब आपके पास एक लेगेसी हो, जैसे पूरे विश्व का इतिहास बड़ा रक्त रंजित है, लेकिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम हम जब देखते हैं तो अहिंसा के रास्ते हम ब्रितानी हुकूमत को झुका भी पाते हैं और हम आज़ादी भी पाते हैं और देश मतलब व्यापक जनता को उस आंदोलन में शामिल कर पाते हैं। एक बड़ा चेगवारा की बड़ी अद्भुत कहानी है। चेगवारा जो है वो तो आप आज भी टी शर्ट में छपे हुए हैं, सबसे जिनके चेहरे से ही एक लोगों को प्यार है। इतने बड़े क्रांतिकारी है ना, जिन्होंने क्यूबा में क्रांति की, बोलीविया में और कहां कहां सब अपना उनका वो था। वो भारत आए थे 60s में। तो लोगों ने पूछा आप लोगों ने हथियार क्यों उठाया, तो उन्होंने कहा हमारे पास गांधी नहीं था। है ना। तो अब गांधी है आपके पास, एक रास्ता है। दूसरा हो ची मिन्ह वियतनाम के मतलब राष्ट्रपिता कह लीजिए, जो कह लीजिए, वियतनाम की पूरी क्रांति उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता जो भी है हथियारबंद जो भी, लेकिन हम हैं गांधी के संतान, यानी गांधी से ही वो प्रेरणा लेते रहे। नेल्सन मंडेला वो भी एक जमाने में हथियारबंद क्रांति करते रहे, 28 साल जेल में रहे, लेकिन वो भी गांधी के रास्ते पे ही अंत में आए। तो एक हमारे पास एक ऐसा प्रयोग है, इसमें भी बहुत दमन है, ऐसा नहीं कि इसमें दमन नहीं है। अगर आप जल जंगल जमीन की लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ेंगे तो इसमें भी बहुत दमन होगा, है ना। लेकिन इसमें आप शायद लोगों का मन जीतने में या लोगों को अपने साथ लेने में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हथियार के दम पर जो लोग कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अंततः शहीद हो जाना ही लक्ष्य है तो ठीक है, आप शहीद होते रहिए। सरकार के पास तो गोलियों की कमी नहीं है ना, लेकिन आपका न विचार फैल रहा है, ना आपका कोई मकसद इससे हल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, अब उनके साथ, लेकिन अब कोई अगर उनको सही मान के कहीं बैठा हुआ है तो आप उसको भी ये कर लें जो किसी एक्शन में नहीं, ये तो फिर ठीक नहीं है, मुक्ता नहीं है, ये अत्याचार है, ये अत्याचार है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, जो लोग जेल में लंबे समय तक रहे और उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। फादर स्टेन स्वामी थे, उनको एक स्ट्रॉ नहीं दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, जो रांची के थे। या साईं जो थे प्रोफेसर यहाँ के साईं बाबा, जो 90% के आसपास विकलांग थे, उनकी क्या स्थिति हुई, कितने साल वो जेल में रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के अत्याचार भी होते ही हैं, हम देख रहे हैं। और जो लोग आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से चाहे कानूनी अड़चनें पैदा की जानी हो, चाहे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो, वो सब भी लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। बहरहाल जो आंदोलन है, नक्सली आंदोलन जिसको हम कह रहे हैं, या फिर सशस्त्र संघर्ष जो है,
उसे डिसेंट से नहीं जोड़ देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि डिसेंट का मतलब अब नक्सलिज्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा। बहरहाल नक्सलिज्म एक आइडिया ज़रूर हो सकता है, जिस आइडिया ने खुद अपने रास्तों को खूब बदला बाद में चलते-चलते जैसे वो पैदा हुआ, और उसी सफ़र को रेखांकित करना हमारा उद्देश्य था इस चर्चा के माध्यम से। कितना कर पाए वो आप बताएँगे, तो आपके कमेंट्स का रहेगा हमको इंतज़ार। बहुत-बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज जी, चर्चा शुक्रिया करने के लिए। शुक्रिया।